अगर पार्टी का ऑर्डर होगा कि भाई मौलाना आपको लोकसभा लड़ना है तो फौरन लड़ूंगा। 8,000 किलोमीटर चले तो 3 स्टेट आपने गवा। बीजेपी को रोकने के लिए इंडिया अलायंस बना रहे हैं, क्या खाक बना रहे हैं? चले गए वो लोग वहां पर, आज तो फिर वहीं आ गए, जहां से गए थे वहीं पर आकर उससे भी और ज्यादा नीचे चले गए। देख लीजिएगा इन लोगों का वक्त बैठा नहीं रहता है, वक्त अपने आप को घुमाता है, वक्त वापस लौट कर आता है कि तुमने 4 विधायक को तोड़ा है, लो तुम्हारी सरकार तुम्हारी कुर्सी तोड़ देंगे। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अररिया लाइव। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद जसीमुद्दीन। बहुत जल्दी हिंदुस्तान के सियासी हालात में तब्दीली आई है। अचानक नीतीश कुमार ने बीजेपी इख्तियार की, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ज़बानी हमला किया तेजस्वी यादव पर, इधर राहुल गांधी का यात्रा हो गया अररिया में। बहुत सारी बातें ऐसी थी जिस पर चर्चा करना ज़रूरी समझते थे। हम इस वक्त मौजूद हैं मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब के स्कूल में। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। मौलाना मोहताज तारुफ नहीं है, नेशनल लेवल के स्पीकर हैं और MIM के बड़े नेताओं में इनका शुमार होता है। बेबाक हैं, निडर हैं, बेखौफ बोलते हैं और सियासी एक्सपर्ट के तौर पर जाने जाते हैं। जलसों में भी ये सियासी मुद्दों पर बहुत अहम गुफ्तगू करते हैं। नीतीश कुमार साहब ने पलटी मारी एक बार फिर और वो बीजेपी में चले गए, तेजस्वी यादव को और बिहार की आवाम को छोड़ दिया। एक शेर बहुत मशहूर हुआ इस मौके पर, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार साहब बीजेपी में चले गए हैं। वो बीजेपी से अलग थे ही कब, वो हमेशा से बीजेपी के रहे हैं और वहाँ से बस कुर्सी पे ज़्यादा देर तक उनको जहाँ बैठने का मौका मिले वो उस प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि उनको अपनी कुर्सी से प्यार है, उनको ताकत और पावर से प्यार है, उनको जनता से कोई प्यार और जनता से कोई लेना देना नहीं है। आवाम ने उनको जिताया और CM बनाया, लेकिन यह है कि वह आवाम के मसाइल के ऊपर ज़र्रा बराबर भी मेहनत नहीं करते हैं। अभी बिहार भारत के अंदर जितने भी स्टेट है सबसे ज़्यादा गरीबी पसमानदगी हमारे बिहार के अंदर है। हमारे इस बिहार की गरीबी को दूर करने के लिए उनको ज़र्रा बराबर फिक्र नहीं है। एजुकेशन फील्ड के अंदर काम करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं। तरह तरह के नए कवानीन, नए शराइत लाकर कभी BPSC तो कभी ये ट्रेनिंग कीजिए, कभी DLED वो दिखाइए, कभी B.Ed कीजिए। पढ़ कर नौजवान सब परेशान है। अरे अपना एक स्टैंड, अपना एक मौक़िफ़ उनका होना चाहिए। तो बहरकैफ वो बीजेपी से ही निकले थे, बहुत ज़माने तक बीजेपी में रहे हैं, तो बीजेपी में चले गए, उनकी घर वापसी हुई है। लेकिन ये है कि वह बदनाम किसी और को करते हैं, बदनाम मजलिस को करते हैं कि भाई मजलिस। ये इलेक्शन के वक्त यही नीतीश कुमार या यही तेजस्वी या यही इन जैसे लोग इलेक्शन के वक्त पर बीजेपी का डर दिखा करके ही वोट हासिल करते हैं और फिर जीतने के बाद एक मौका ऐसा आता है कि फिर बीजेपी में चले जाते हैं। तो ये आवाम के साथ तो धोखा है। बिल्कुल लोगों के सामने है, रोज रोशन की तरह आया है कि भाई आवाम के साथ खुला धोखा है, उनके साथ नाइंसाफी है। उनको बस मैंने कहा ना, उनको सत्ता चाहिए, बस कुर्सी कैसे उनके पास रहे, ताकत उनके पास कैसे रहे, बस यही उनको फिक्र है। इसी के ऊपर मेहनत भी करते हैं, इसी के ऊपर कोशिश भी करते हैं। कुर्सी पाने के लिए उनको वो किसी भी हद तक जा सकते हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है। वो कुर्सी के भूखे हैं, पावर के भूखे हैं। उनको जनता से, बिहार की गरीबी से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ के परेशान हाल लोगों से कोई लेना देना नहीं है। हमारे बिहार के लोग दूसरे स्टेट में जाकर नौकरी करते हैं। क्यों नहीं नीतीश कुमार साहब पिछले कई साल से हैं बैठे हुए, विराजमान है कुर्सी इख्तिदार पर, क्यों नहीं गरीबी को दूर करते हैं? क्यों नहीं यहाँ पर वो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगा सकते हैं? क्यों नहीं वो कारोबार यहाँ की गरीबी को दूर करने के लिए हर फील्ड के अंदर में गरीबी है जनाब। एक अगर लिस्ट तैयार की जाए तो बहुत लंबी लिस्ट निकल सकती है, लेकिन क्या कीजिएगा, बदनसीबी है। लेकिन खैर आने वाले वक्त में आवाम यहाँ उनको बता देगी कि भाई आपकी अब क्या हैसियत रह गई है इस धरती के ऊपर, बिहार की धरती के ऊपर। मजलिस की आप नुमाइंदगी करते हैं पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ जहाँ जाते हैं आप मजलिस के बारे में, मजलिस का प्रचार प्रसार भी करते हैं और एक
बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, मजलिस के स्पीकर के तौर पर। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसी मौके से तेजस्वी यादव पर जबानी हमला करते हुए कहा है, तेजस्वी यादव ने जो खेल मेरे साथ खेला था, मेरे 4 विधायकों के जमीर को खरीद कर वही खेल नीतीश कुमार ने तेजस्वी के साथ खेल लिया है, तो अब कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे आप इसमें? अरे भाई, ये तो बल्कि हमारी हदीस भी है इस्लामिक शरीयत में, मन हफर बिइरन लिअखीही फक़द वक़अ फीही। अगर कोई किसी के लिए गड्ढा खोदता है तो वो आदमी खुद उसमें गिरता है, खुद उसमें गिरता है। अंग्रेजी में भी कहा गया कि वन हु बिग्स अ पिट फॉर अदर्स हिमसेल्फ फॉल्स इन इट। अगर कोई किसी के लिए गड्ढा खोदता है, गिराने की कोशिश करता है, तो खुद ब खुद गिरता है। सबक लेना चाहिए तेजस्वी यादव को, आरजेडी के बड़े नेताओं को, कि आपने मजलिस को खत्म करने की कोशिश की। सीमांचल के लोगों ने विश्वास किया था बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत पर और उनके कैंडिडेट पर। उन्हीं के कैंडिडेट थे जिन्होंने नाइंसाफी की थी उनके साथ में, लेकिन हमने गले से लगा करके, मेहनत करके, भूखे प्यासे रह करके, यहाँ के आवाम ने रोजे रख रख करके उनके लिए दुआएं की थी कामयाबी की, वो कामयाब हुए थे। लेकिन खैर, यहाँ एक हम ताकत खड़ी करना चाहते थे। हम यहाँ पर खुसूसन सीमांचल के अंदर में ज्यादा पसमानदगी, यहाँ की पसमानदगी को दूर करने के लिए आवाम ने कुछ लोगों को चुना था, लेकिन उस प्लेटफॉर्म को तोड़ने वाला तेजस्वी यादव था। तो ऊपर वाला दिखा देता है, वक्त बैठा नहीं रहता है, वक्त अपने आप को घुमाता है, वक्त वापस लौट कर आता है। तुमने 4 विधायक को तोड़ा है, लो तुम्हारी सरकार तुम्हारी कुर्सी तोड़ देंगे। उनकी चारों कुर्सियों की जो पाए है वो टूट चुकी है। तो इसीलिए अगर आप किसी और को तबाह करने की कोशिश कीजिएगा तो खुद भी सोचिए, आप कभी सलामत नहीं रह सकते हैं। तो भाई अगर, और मैं इन लोगों से कहना चाहूंगा जो लोग गए हैं, क्या मिला आपको भाई? आप कुर्सी की लालच में गए, आप मजलिस के प्लेटफॉर्म से कामयाबी आपको मिली, तो यहां रहते, काम करते आप, जनता आपके साथ थी, इनके लिए कुछ काम करते आप। लेकिन नहीं, कुछ लालच से, कुछ ओहदों की लालच से या कुछ पैसों की लालच से हो सकता है चले गए वो लोग वहां पर, आज तो फिर वहीं आ गए जहां से गए थे, वहीं पर आकर उससे भी और ज्यादा नीचे चले गए। देख लीजिएगा इन लोगों का हश्र क्या होगा सन 2025 के अंदर में, बिहार के विधानसभा इलेक्शन के अंदर में। इसीलिए ये तो एक निजाम है दुनिया का कि भाई अगर आप किसी के लिए बुरा समझिएगा तो ऊपर वाला आपको वो वक्त दिखा देगा, आपको खुद ही वो चीज नुकसानदेह हो सकती है। तो ये तो एक दुनिया का निजाम है, लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र किया है तेजस्वी की सरकार गिरने से, या फिर ये जो चारों वो उधर गए थे, उन लोगों की मंत्रालय खत्म होने से कहीं ना कहीं एमआईएम के लोगों को खुशी मिल रही है। भाई इसमें खुशी की देखिए क्या बात है, इसमें तो एक सबक है, एक पैगाम है इन सियासी नेताओं को कि आप कुर्सी पर बैठते हैं, जनता आपको बिठाती है, आपको जिस हिसाब से जनता वोट करे आपको उसी हिसाब से आवाम के लिए काम करना चाहिए। अभी क्यों नहीं हिम्मत है तेजस्वी यादव को? एमआईएम के 4 विधायक तो ले गए वो, लेकिन अभी उनको 10 विधायक की जरूरत है ना सरकार बनाने के लिए। क्यों नहीं है उनके हड्डियों में ताकत, उनके खून में गर्मी क्यों नहीं है? वो दूसरी पार्टी के 10 विधायक को लाकर अपना गवर्नमेंट बना ले। और इन लोगों को, हमारे इन नेताओं को भी पता होना चाहिए कि अरे बड़ी आसानी से हम तो तेजस्वी यादव के साथ चले गए थे, और अभी तेजस्वी यादव को सरकार बनाने के लिए 10 विधायक चाहिए तो किसी और पार्टी का विधायक नहीं आ रहा है। इबरत हासिल करना चाहिए हमारे इन मुस्लिम नेताओं को कि भाई आप पैसों में, आप ओहदों में बिक जाते हैं, लेकिन इनके और दूसरी पार्टियों के नेता इतने मजबूत होते हैं, इनका स्टैंड इतना स्ट्रांग होता है कि अभी सीएम तक का ओहदा दे दिया गया, लेकिन नहीं बिके वो लोग, नहीं गए वो लोग। तो ये हमारे मुस्लिम नेताओं के लिए इबरत की बात है। और फिर दिखाएं तेजस्वी अपनी ताकत। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, सबसे ताकतवर हैं, आप यहाँ के परम शक्ति हैं, यहाँ के आप बिहार के, तो लाइए 10 नेताओं को खरीद करके बनाइए आप हुकूमत बिहार के अंदर में। लेकिन कभी नहीं कर सकते। रही बात बिहार के अंदर सीमांचल, ये एमआईएम के लोग खुश हैं कि नहीं है? भाई हम तो खुशी की क्या बात बताएं, इसमें खुशी की कोई मसला नहीं है। हम तो असल में यहाँ की गरीबी को दूर करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। खुसूसन सीमांचल है, पूरे बिहार की बल्कि गरीबी को दूर करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। हमारे नेता लोग, बैरिस्टर साहब हैं, हमारे सूबाई सदर अख्तरुल ईमान साहब हैं। तन्हा आवाज अगर कोई उठाता है बिहार की असेंबली के अंदर में तो अख्तरुल ईमान साहब आवाज बुलंद करते हैं। और अगर
पार्लियामेंट के अंदर में अगर कोई आवाज बुलंद करता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आवाज बुलंद करते हैं। हम मुस्लिम माइनॉरिटी की भी एक बड़ी कमी रही है कि हम अपना नेता मानने के लिए किसी को तैयार नहीं होते। उनको नेता मानते हैं जो अपना ईमान बेच लेता है करोड़ों रुपए के अंदर में, उनको अपना वो देते हैं। इसलिए इस वक्त समझने की जरूरत है कि भाई आपके साथ अगर कोई पार्टी और कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर खड़ी है तो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग खड़े हैं। ये कभी भी अपने ईमान का सौदा नहीं करते और जिन्होंने किया था वो कभी थे ही नहीं मजलिस के। और हम गरीबी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें सीमांचल के अंदर में एक भी ट्रेनिंग कॉलेज नहीं है, एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है और एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है। क्यों नहीं है? सीमांचल का बिहार के खित्ते में नहीं है। ये चारों डिस्ट्रिक्ट है, अररिया है, पूर्णिया है, किशनगंज है, कटिहार है। यहां सबसे ज्यादा मेहनती लोग बसते हैं। हर साल सैलाब के अंदर में यहाँ की फसलें तबाह हो जाती है। क्या सीएम साहब को नजर नहीं आता है? लालू जी इतने दिन तक बैठे रहे, क्या उनको नजर नहीं आया? महानंदा बेसिन बनकर यहाँ की गरीबी को बनाकर यहाँ की गरीबी को दूर की जा सकती थी, लेकिन इन्होंने नहीं किया है। सिर्फ ये कि नहीं भाई सीमांचल के अंदर में हम क्यों तरक्की का काम करें। आर्टिकल 371 के तहत जब गुजरात को, मेघालय को और दूसरे बड़े स्टेट को जब उन फंडिंग की जा सकती है तो सीमांचल की क्यों नहीं की जा सकती है? रिपोर्ट पढ़ लीजिए, दुनिया भर की रिपोर्टें मौजूद है कि सबसे ज्यादा गरीब इलाका अगर कोई भारत के अंदर, बिहार के अंदर अगर कोई है तो सीमांचल है। लेकिन सीमांचल के लिए केंद्र के अंदर से सौतेला रवैया अख्तियार किया जाता है। 371 के तहत बाज़ाब्ता संविधान में लिखा हुआ है कि ऐसे गरीब और पसमानदा इलाके को 30 से 32 हजार करोड़ का फंड देकर यहां पर तरक्की का काम किया जाए। हम लोग क्या आसमान से टपके हैं? हम लोग तो यहीं पैदा हुए हैं ना। सीमांचल तो इसी देश का एक अंग रहा है हमेशा से हमारे मुल्क का, लेकिन क्यों सौतेला रवैया अख्तियार किया जाता है? सड़कें ठीक नहीं है जनाब, नदी नाले के अंदर में अगर सैलाब आ जाए तो कोई सिस्टम नहीं है, पानी आता है एकदम फसलें तबाह हो जाती है। नीतीश जी को अपने सरकार बनाने से फुर्सत नहीं है, आते हैं एक मरतबा हाथ हिलाकर चले जाते हैं, इसलिए अब वो नहीं चलेगा। मजलिस के लोगों की यही मेहनत रही है, हम यही चाहते हैं, हमारी ये मेहनत रहेगी हमेशा से कि भाई हम कम से कम यहाँ की गरीबी को, यहाँ की बदहाली को दूर करें। बाकी हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। एलिगेशन से भी लगाते हैं। ये नीतीश जी ने क्या इल्जाम लगाया था? हाँ, बैरिस्टर साहब मजलिस क्या है? वो है जो केंद्र में है, यानी बीजेपी का बी टीम। कौन जाकर के बीजेपी का एजेंट कौन जाकर के बीजेपी के गले मिल गए? कई कई मरतबा गले मिले। अभी पूरा टर्म भी पूरा नहीं हुआ कि आप दो मरतबा जाके गले मिल लिए उनसे। कौन है बीजेपी का बी टीम? कौन है बीजेपी के एजेंट? बताएंगे आप जरा? तो बहरकैफ तो हम मजलिस वाले यहाँ की गरीबी बदहाली को दूर करने के लिए कोशिश और मेहनत कर रहे हैं। बिहार सेकुलर राज्य रहा है, यहाँ पर अमन और शांति हमेशा पनपती रही है। प्यार, मोहब्बत, भाईचारगी का पैगाम यहाँ से पूरे हिंदुस्तान को जाता रहा है। अभी जो नीतीश कुमार साहब बीजेपी में गए और बीजेपी यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी, तो इससे क्या यहाँ की भाईचारगी और अमन और सलामती को कोई खतरा लाक हो सकता है? देखिए, इस देश के अंदर में हालात बहुत खराब बना दिए गए हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के जरिए से, मौजूदा हुकूमत के लोगों के जरिए से, जहां जहां पर इनकी गवर्नमेंट रही है वहां पर देखिए मस्जिदें शहीद की जा रही है, वहां पर दलितों को मारा जा रहा है, वहां पर आदिवासी को मारा जा रहा है, नंगा कर करके मारा जाता है, उनके ऊपर पेशाब किया जाता है। कोशिश तो यही की जाएगी कि की जा रही है। और इसमें तेजस्वी साहब, ये क्या नाम है, नीतीश कुमार साहब, तो चलो पहले तो भाई आप महागठबंधन में थे, उन्हीं के जमाने में, उन्हीं के पीरियड में सीवान के अंदर में एक मजलिस के कार्यकर्ता को बेरहमी से उनके बेटे के सामने गोली मारकर हत्या की गई। उनके मुजरिमों को पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया। ये सीएम साहब आपको कुर्सी में किस लिए बिठाया गया है कि भाई जो कातिल है उनको पकड़ें, आप सिस्टम को अपडेट करें आप? वो नहीं, ये सब बाज़ाब्ता एक साजिश है हिंदू वोटों को एक करने के लिए। बस मुसलमानों के अंदर तशद्दुद फैलाओ, हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत की दीवार खड़ी करो। ये नफरत की जो दीवार अभी तक खड़ी हुई है हिंदू मुसलमानों के बीच में, ये इन नेताओं की वजह से हुई है, खुसूसन भारतीय जनता पार्टी की वजह से। वो तो साफ कहते हैं, आसाम के सीएम साहब कहते हैं कि भाई हमको मुस्लिम माइनॉरिटी का वोट नहीं चाहिए, तुम मत दो हमको। क्या जमहूरी निजाम में सेक्युलर इसी को बोलते हैं? इसका नाम तो नहीं है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है।
बड़े बड़े नेता ही चाह रहे हैं इसको कॉमनल बनाना, इस देश को। अगर देश इस तरफ जाएगा, हिंदू अलग मुस्लिम अलग, तो फिर यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ के जो बरसों से पुराना जो संबंध है हिंदू मुसलमानों का, मिलजुल कर रहते हैं। मैं जाता हूं भारत के अक्सर जगहों के ऊपर, देखता हूं कई जगहों के ऊपर, स्टेजों के ऊपर जाते हैं तो भाई पूरा का पूरा प्रोग्राम हिंदू भाई कराते हैं। मतलब आज भी इतनी तहजीब और आज भी इतना इंसानियत मौजूद है, लेकिन ये राजनेता लोग बस सिर्फ ये चाहते हैं कि ये लड़ें और कटें और मरें, इनके बच्चे मरें और दंगाई बने और हम कुर्सी इख्तिदार पर बैठे रहें। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जबकि नफरत का माहौल बनाया जा रहा है और बिहार में भी बीजेपी हुकूमत बन गई है, इंशाल्लाह यहाँ बिहार के आवाम नफरतों को फैलने नहीं देगी। इसी बीच में राहुल गांधी का यात्रा भी गुजरा है परसों, किशनगंज होते हुए, अररिया होते हुए। अररिया में राहुल गांधी का जो ये भारत जोड़ो यात्रा है, इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक समझिए कि खादिम की हैसियत से काम कर रहा हूं। इसमें बहुत ज़्यादा तो तजुर्बा नहीं है मुझे इस पॉलिटिक्स में, सियासत में, लेकिन देखता हूं सिचुएशन को, पढ़ता हूं, पढ़ा है, जब देखा है तो मैं तो यही कहूंगा कि राहुल गांधी साहब को यात्रा पे कम ध्यान देना चाहिए। जमीनी सतह पर उतरकर हकीकत में यकीनन अगर वो सेक्युलर हैं तो उनको जमीन पर उतरकर सारे जितनी भी पार्टियां हैं जो बातिल ताकत को रोकना चाहती है, जो रेसलिज्म को रोकना चाहती हैं, भारतीय जनता पार्टी के जुल्म को रोकना चाहती है, तो सबको गले लगा करके उनको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये यात्रा पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अभी जो बीजेपी को रोकने के लिए जिन्होंने पहला कदम उठाया वही उन्हीं को नहीं रोक सके राहुल गांधी। राहुल गांधी साहब को यात्रा से ज्यादा जमीनी सतह पर उनके ऑर्गेनाइजेशन को संगठित करना चाहिए। उनके नेता उनके विरोध में है। एक नेता मध्य प्रदेश का नेता कुछ और बोलता है तो उनका राजस्थान का नेता कुछ और बोलता है, बिहार का नेता कुछ और बोलता है। वो सिर्फ न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो, भारत जुड़ जाएगा, पब्लिक जुड़ जाएगी। पहले आप अपने वर्करों को जोड़िए, एक तो उनको नहीं जोड़ पा रहे हैं। आपने अलायंस बनाया, अलायंस बनाने में जो पहला कदम जिसका था नीतीश कुमार का, क्यों भाग गए वो आप उनसे सवाल किए, वो भी भाग गए आपके। आपको ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की जो सीएम है मोहतरमा ममता बनर्जी, वो अलायंस छोड़कर निकल गई। और अभी अखिलेश यादव के का भी स्टैंड कोई ठीक ठाक नहीं है। पंजाब के अंदर में इंडिया अलायंस भी, उनकी भी कमर टूटती हुई नजर आ रही है। ये इंडिया अलायंस एक दिखावा है कि भाई हम बीजेपी को रोकने के लिए इंडिया अलायंस बना रहे हैं। क्या खाक बना रहे हैं आप? आपको जब मानते कि चलो भाई बीजेपी तो कर ही रही है, माइनॉरिटीज को छांट रही है, मुस्लिम माइनॉरिटी को, दलितों को वो गले नहीं लगाती है, मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ सौतेला रवैया अख्तियार करती है, लेकिन राहुल गांधी जी भी तो वही कर रहे हैं ना। असदुद्दीन ओवैसी साहब को नहीं लिया, मौलाना बदरुद्दीन अजमल को नहीं लिया, मायावती जी को नहीं लिया। इसीलिए जो बीजेपी काम कर रही है वही आप काम कर रहे हैं। तो ये इसका मतलब है कि एक ही सिक्के का दो पहलू है। जो बीजेपी है वही आप हैं। इसीलिए इनको है ना ये सब ढोंग बंद करना चाहिए। जमीनी सतह पर उतरिए। ईवीएम के खिलाफ आवाज बुलंद की गई, आपने कितना सपोर्ट किया जनाब महमूद फराचा को और वो भानु प्रताप को, कितना सपोर्ट किया आपने? आपको वहां पर मेहनत करनी चाहिए ना। ईवीएम के ऊपर में जब गड़बड़ी हो रही है, इसके ऊपर नहीं। भारत जोड़ो यात्रा, गाड़ी में बैठ गए, 4000 किलोमीटर चल रहे हैं, 8000 किलोमीटर चले तो 3 स्टेट आपने गवा दिया राहुल गांधी साहब ने। इसीलिए राहुल गांधी साहब को एक मशवरा यही देना चाहूंगा कि भाई आप ये न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, इन सबको छोड़िए, आप जमीन पर उतरिए, सबको साथ लीजिए। आप अगर इस अलायंस को कामयाब करना चाहते हैं तो बैरिस्टर साहब को, मजलिस को भी लीजिए और AIUDF को लीजिए, मौलाना बदरुद्दीन अजमल को लीजिए, ममता बनर्जी जो अलग हो गई है उनको लीजिए। सबको लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तभी आप कुछ काम कर सकते हैं, वरना फिर आपके चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। तो राहुल गांधी को जमीनी स्तर पर लोगों को एकत्रित करना होगा, उनके नेताओं को एक सुर में लाना होगा। उनके पार्टी के अंदर में खुद फूट है जनाब। इसीलिए ये सब चीजें तो खामखा बेमाना है। मैं नहीं समझता हूं कि इससे कोई कौम का ज्यादा भला होगा। अभी लोकसभा इलेक्शन है, MIM का सीमांचल में क्या रुझान? सीमांचल में क्या जी, पूरे इंडिया में रुझान हो सकता है। पार्टी का जो फैसला होगा, भारत में जहां जहां उनको लगेगा कि भाई हमको कैंडिडेट देना है, वो कैंडिडेट खड़ा करेंगे। अभी तक तो लोकसभा के लिए वाजे यही हुआ है कि किशनगंज से अख्तर उल इमान साहब तय हैं,
उसके अलावा भी सीमांचल के दूसरे हिस्सों में कुछ वो तय चूंकि अख्तरुल इमान साहब 19 में भी लड़े थे और उनको काफी तकरीबन 3 लाख वोट उनको मिला था वहां पे। उसके बाद तो फिर आप 20 में देखें विधानसभा में कितनी अच्छी कामयाबी मिली। भले ही कुछ लोगों ने अपने जमीर को बेच दिया, बेजमीर लोग हो गए, ईमान फरोश लोग हो गए, उन्होंने खैर सौतेला रवैया विश्वासघात किया। अलबत्ता सीमांचल हो, पूरे बिहार हो, कैंडिडेट दिया जाएगा। पार्टी का जो भी मौकफ होगा आने वाला ये तो पार्टी के लोग जानेंगे, वो जो जिन पे ये जिम्मेदारी है वो लोग फैसला करेंगे। कौमी सदर हैं, रियासती सदर हैं, वो लोग देखेंगे कहां कहां से कैंडिडेट देना है। लेकिन एमपी के इलेक्शन के अंदर में कैंडिडेट उतारे जाएंगे, इतनी बात वाज़ेह है। अररिया से भी कैंडिडेट हो सकता है, मैं भी इलेक्शन लड़ सकता हूं। अगर पार्टी की तरफ से होगा तो आऊंगा मैं इलेक्शन 24 में लड़ने के लिए। सिर्फ यही लोग लड़ेंगे क्या? नीतीश के ही कैंडिडेट होंगे, कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे, आरजेडी के कैंडिडेट होंगे क्या? हम लोग नहीं चला सकते हैं क्या देश को? हम लोग एक खूबसूरत निजाम स्कूल चला सकते हैं, एक खूबसूरत इलाके को चला सकते हैं, तो क्या हम लोग लोकसभा के अंदर में आएंगे उस पे तो क्या हम नहीं चला सकते? चला सकते हैं, चलाएंगे और दिखाएंगे आगे हम कि कैसे राजनीति की जाती है और कैसे पावर का सही इस्तेमाल किया जाता है। अभी तो नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे जो की हाथ को ले लीजिए, जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक सबसे ज्यादा करप्शन और घोटाला जोकी और अररिया और पूर्णिया के अंदर है, तो इस वक्त में है। हमारे जोकी में सबसे ज्यादा करप्शन अभी है, सबसे ज्यादा। चले जाएं आप वहां पर, थाने में चले जाइए, बिना 10,000 रुपए के गड्डी का कोई काम नहीं होता। ब्लॉक में चले जाइए, बिना नोट के कोई काम नहीं होता। रजिस्ट्रार ऑफिस में चले जाएं, बिना वहां पर आपके ओवर चार्ज लगाते हैं काम नहीं होगा। आप कहीं पर भी चले जाइए, आप कहीं पर भी, हर जगह पर पीसी टीसी लिफाफा चलता है। क्या है भाई ये? जो कि हाट की तकदीर बदली जा सकती थी, सीमांचल की तकदीर बदली जा सकती थी। बड़े बड़े पुराने नेता बड़े ओहदों पर आए, मौका मिला था, इनको नहीं किया। इसीलिए हम लोग मैदान में आने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग मैदान में आएंगे, मेहनत करेंगे और यहां की तकदीर को बदलेंगे, जो कि हाथ के सिस्टम को बदलेंगे। और जो लोग खाने वाले उनके मुंह के ऊपर ताला लगाएंगे, जाबी लगाएंगे। आपने अभी कहा कि 24 के इलेक्शन में मैं भी लड़ सकता हूं। एमएलए के इलेक्शन में एमआईएम ने आपका टिकट जोकी से काट लिया था। क्या अभी भी आपको ये उम्मीद है कि 24 के इलेक्शन में अररिया से आपको मौका मिल सकता है एमआईएम की तरफ से? नहीं, इसको काटना नहीं होता है। वो सिचुएशन और हालात ऐसे थे कि उस वक्त फैसला किया गया कि मौलाना आप नहीं, कोई और कैंडिडेट आपसे बेटर है। उसको पार्टी का फैसला है कि भाई उनको कैंडिडेट बनाया जाए। तो चूंकि पार्टी का फैसला जो होता है, जब कोई आदमी किसी पार्टी में काम करता है तो उसका एक प्रोटोकॉल, एक निजाम होता है, उसको मानना पड़ता है। तो अख्तरुल इमान साहब ने फैसले का सम्मान किया। जी, अख्तरुल इमान साहब ने और भी पूरी टीम ने जो फैसला था, वरना तो मैं ही था कैंडिडेट, मेरा सब कुछ तैयार भी था, यहां तक कि मैंने वो भी कटा लिया था। तो सब हाँ, एनआरसी कटाने के बाद मैं मुकम्मल तैयार था लड़ने के लिए। बस एक दिन पहले फैसला यह आया कि मौलाना आपको अभी स्किप करना है, रुकना है, अभी किसी और को कैंडिडेट बनाकर पेश किया जा रहा है और आपको उसको समर्थन करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पार्टी का जो भी फैसला था सर आंखों पर रखा हमने और फौरन सपोर्ट किया। क्या मेहनत की हम लोगों ने, जो कि हाट के अंदर में, खुसूसन जो कि हाट के अंदर में यहां पर मेहनत करके जिताया उसको मजलिस के लोगों ने, वरना दम नहीं था। जो भी कुछ दिनों तक मंत्री बने हैं ना, वरना हिम्मत नहीं थी मंत्रालय लेने की, हिम्मत थी नहीं भाई इलेक्शन लड़ने की, जीतने की, इस फील्ड को मारने की। हमारी मजलिस के लोगों की मेहनत रही है, हमारे एक एक वर्कर की मेहनत थी। लोगों ने अपने पॉकेट से पैसा खर्चा कर करके उनको जिताया था। तो बहरकैफ फिर से इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि जो कि हाट के अंदर नहीं, पूरे सीमांचल ने, पूरे बिहार के अंदर में फिजा बदलेगा, लाएंगे हम लोग। वो वक्त आ चुका है, वो वक्त बहुत करीब है। तो इसको टिकट काटना नहीं कहते हैं। तो उस वक्त हालात ऐसे थे कि उस वक्त उन लोगों को दिया गया। उम्मीद है कि पार्टी आपके बारे में सोच सकती है? नहीं, मेरे ही बारे में नहीं, किसी और के बारे में भी सोच सकती है। पार्टी का ऑर्डर होगा मेरे ही बारे में तो मैं लड़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा मैं। लोकसभा में कहेंगे तो लोकसभा की तैयारी हमने करके रखी हुई है। अगर पार्टी का ऑर्डर होगा कि भाई मौलाना आपको लोकसभा लड़ना है तो फौरन लड़ूंगा मैं, फौरन लड़ेंगे। हाँ, लोग कहते हैं मौलाना कैसे लड़िएगा? आप अररिया में पार्टी का ऑर्डर होगा और फौरन लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। इससे कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को फायदा हो जाए और लोग कहे कि वही फिर बीजेपी के एजेंडे के तौर पर मौलाना भी सामने आ गए हैं? अच्छा, अभी जो बीजेपी का कैंडिडेट है
जी। अभी जो बीजेपी का कैंडिडेट नहीं, बीजेपी का एमपी है, तो पिछले मर्तबा 19 में जीता वो, बिल्कुल। तो 19 में कौन एमपी, कौन कैंडिडेट खड़ा हुआ था एमआईएम का, कोई तो कैसे जीत गया वो? बिल्कुल हम खड़े हो या ना हो तब भी जीतता है वो। तब भी जीतता है। तो अब हम यहाँ इंसाफ के लिए हमको क्या, हमको खड़ा होना पड़ेगा। हमारे खड़ा होने से कोई जीतता है तो अरे वो हमसे पहले भी जीतता था, आपसे पहले भी हमसे पहले भी वो जीतता था। अब उसको कहिएगा कि भाई आप बीजेपी का एजेंट है, अरे हम एजेंट होते तो हमेशा से उसको जिताते। 300 सीटों पे बीजेपी पूरे भारत के अंदर जीती है, तो 300 सीटों पर तो एमआईएम ने तो कैंडिडेट खड़ा ही नहीं किया था। बीजेपी की जितने भी एमपी जहां जहां पर हैं, तो वहां पर क्या एमआईएम का कैंडिडेट खड़ा था? खामखा एक हवा बना दिया गया है कि बीजेपी का बी टीम। अरे जो बी टीम है वो तो नजरों में आ रहा है, दिख रहा है, जाकर के गले मिल रहे हैं अपना फायदा हासिल करने के लिए। ईडी इनकम टैक्स के डर से जाना घुस जाते हैं वहां पे। मजलिस वाले ऐसा नहीं है, डरने वाले नहीं है, हम लड़ेंगे। और अब हमारा वक्त आया है, मजलिस का वक्त आया है, अब हम लड़ेंगे और इंसाफ दिलाएंगे सीमांचल के लोगों को और बिहार के गरीब जनता को। मौलाना, आप पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, बल्कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर आपका सफर होता है, दूसरे मुल्कों में भी आप जाते हैं, क्योंकि आप चारों वेद के माहिर हैं, उर्दू, इंग्लिश, अरबी, फारसी, हर जबान पर आपको अबूर हासिल है, महारत हासिल है। इस वक्त बिहार के जो सियासी हालात हैं, इसके ताल्लुक से अवाम को कुछ पैगाम देना चाहेंगे आप? अमन और भाईचारगी को बढ़ावा देने के लिए दोनों कम्युनिटी के लोग, हिंदू और मुस्लिम के लोग, जो दोनों के, इनके कुरान में भी, हमारे कुरान में भी है, उनके गीता और रामायण में भी है, तो इस तरह का कोई श्लोक पढ़ा जाए जिससे अमन और भाईचारगी का पैगाम पहुंचे। मैं एक ही बात कहूंगा खुसूसन हमारे हिंदू नौजवानों से कि आपको जो भंग पिला दिया गया है जय श्री राम का, जय जय श्री राम का, राम मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा, जो कि पूरा प्रोसेस ये बिल्कुल गलत था, शास्त्र के खिलाफ था प्राण प्रतिष्ठा का, और ये अकल के भी खिलाफ है। अकल के खिलाफ इसलिए है कि कोई इंसान भगवान को कैसे जान डाल सकता है? भगवान जान डालता नहीं इंसान को, लेकिन यह मोदी जी ने श्री रामचंद्र जी को जान डाल दी, बताइए। तो ये मोदी जी को बड़ा बनाकर पेश किया गया, आपको एक नशा दे दिया गया है उसका, धर्म का। हालांकि एक नारा लगाने से, जय श्री राम का नारा लगाने से, भारत माता की जय का नारा लगाने से आप अपने ईश्वर के करीब नहीं हो सकते हैं, आप ईश्वर के मित्र नहीं हो सकते हैं। ईश्वर के मित्र के लिए प्रश्नोत्तरी का एक श्लोक है, मैं पढ़ता हूं बारहा, के हेतु ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषा, कि भाई आप बैठ करके भजन करें, कीर्तन करें, अपनी फैमिली को, लोगों को लेकर बैठें और उसमें अपने ईश्वर का गुणगान करें, उससे आप ईश्वर के प्रिय मित्र बनते हैं। आप नारा लगाकर, टोपी दाढ़ी वाले की दुकान को तोड़कर या किसी को तकलीफ दे करके वो आदमी ईश्वर का प्रिय मित्र नहीं बन सकता है। तो इसीलिए मैं पूरे भारत, बिहार नहीं, पूरे भारत के सनातन धर्म, आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी के जवानों से मैं यही कहूंगा कि भाई आप जय जय श्री राम का नारा लगाकर उद्र मत होइए। आपको अगर यकीनन ईश्वर से, रामचंद्र जी से प्यार है, श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम को अपना आप सब कुछ मानते हैं, तो उनके सत्य मार्ग का दर्शन कीजिए और उनके बताए हुए सिद्धांतों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारिएगा, तो देश भी तरक्की करेगा और किसी को तकलीफ भी नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया ररिया लाइव को वक्त देने के लिए। शुक्रिया, जजाकल्ला भी, आपने वक्त निकाला, यहाँ आए नाचीज के दौलत खाने में। मैं भी आपका आई थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा आप अररिया लाइव से बने रहें, देखते रहिए अररिया लाइव और शेयर कीजिए, अररिया लाइव को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए।